वेलकम टू एडुमेडिसिन। तो हम जो यूनिट 24 है, जो डायस्पोरा का आपका पेपर का यूनिट 24 है, जिसमें हम ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म और ट्रांस नेशनल कम्युनिटीज़ पढ़ रहे हैं, उसमें हम ग्लोबलाइजेशन क्या होता है समझ लेते हैं। तो बेसिक आइडिया आपको सबको होगा, तो उसी में हम थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करेंगे। ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन कैसा है। तो नॉर्मल जब आप पेपर लिखने जाइएगा तो ग्लोबलाइजेशन को पहले एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और 2-4 पॉइंट्स जो आप यहाँ से लेके जाएंगे कि हम किस वे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, वो उसको ऐड कर दीजिएगा, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन का सिंपली अगर हम देखें तो मतलब होता है कि हम लार्ज स्केल पे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, दुनिया जो है वो एक तरीके से गांव बन चुकी है, जहाँ पे सब लोग एक दूसरे को जानते हैं एंड ऑल। ठीक है, आजकल देखिए आप इंटरनेट से कुछ भी कर सकते हैं, किससे भी बात कर सकते हैं, कहीं भी तुरंत आप ट्रैवल कर सकते हैं, इंडिया से किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, इस तरीके के। ठीक है, और ये नेशन स्टेट्स के बीच में हो रहा है। नेशन स्टेट का मतलब सिंपली कंट्री होता है, जहाँ पे एक नेशन स्टेट का मतलब हुआ कि जहाँ पे लोग एक ही एथनिसिटी, एक ही लैंग्वेज, किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है। कंट्री सिंपली अगर बोला जाए तो। ठीक है, और ये हो क्यों रहा है या इसको हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे, तो देखिए ह्यूमंस का जो लिंक है वो डिस्टेंट कम्युनिटीज से बन गया है। मतलब भारतीय लोगों का लिंक जो है वो ऑस्ट्रेलियन से हो सकता है, अमेरिकन से हो सकता है, सिमिलरली किसी भी कंट्री का किसी से भी हो सकता है, बिकॉज आजकल हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर ऑफ डिप्लोमेसी हैं जो हेनरी, वो अपने एक बुक या एक तरीके से आर्टिकल में वो इस बात को क्वेश्चन करते हैं कि पता है ग्लोबलाइजेशन इशू नहीं है, या ग्लोबलाइजेशन हमारे कंट्री में चैलेंज नहीं है, बल्कि चैलेंज क्या है, डोमिनेंट रोल ऑफ यूएसए। मतलब इनके कहने का तात्पर्य ये है कि ग्लोबलाइजेशन में अगर हम समझ रहे हैं कि दुनिया पूरी एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, दूसरे से कनेक्ट हो रही है, बट ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली जो यूएसए है वो बहुत पावरफुल है, और उसी का दबदबा पूरी दुनिया पे बना है, जिसको हम कह तो रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन है, पर एक्चुअल में यूएसए का एक तरीके से हमारे को या बहुत सारी जो कंट्रीज है उनको दबाना है, या पावरफुल कंट्रीज को, यूरोपियन यूनियन एंड यूएस वगैरह का। ठीक है, तो ऐसा कहने के पीछे रीज़न क्या है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए, बहुत सारी जो कंट्रीज़ है ना, या बहुत सारे जो देश हैं, थिंकर्स हैं, जो बिलीव करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कुछ नहीं है, बल्कि कुछ कंट्रीज़ का दूसरी कंट्रीज़ पे एक तरीके से पावर, प्रभाव बढ़ाना। अब पहले के ज़माने में क्या होता था, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को कॉलोनी बना लेती थी, यानी उस पर कब्जा कर लेती थी। पर ग्लोबलाइजेशन में किस प्रकार का कब्जा है कि आपको दिखेगा नहीं कि आपके ऊपर कब्जा किया गया है, पर आप खुद मार्केट में जाके देखिए एग्जाम्पल के लिए कि बाहरी देशों के कितने सारे ब्रांड हमारे पास होंगे, और क्या हमारे एग्जैक्टली उतने ही ब्रांड उनकी कंट्रीज में मिलेंगे। तो ये है, मतलब आप देखिए कि मैकडोनल्ड्स हो गया, केएफसी हो गया, सबवे हो गया, सारी यूएस के कंपनीज है जो दुनिया भर में चलती हैं, और हम लोगों को कितना उनका खाना पसंद है। तो इसी सेम के बारे में, जिसके बारे में हेनरी बात कर रहे हैं, मार्क्स और एंगल्स ने बहुत पहले ही इसके बारे में बात की थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स बात करते हैं कि किस तरीके से जो सेल्फ सफिशेंसी है, मान लीजिए एक कंट्री थी, वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थी, वो अपने देश में उगाती थी, उसको बाहर के देश से व्यापार करने की ज़रूरत नहीं थी, जो था उसको मिल जाता था, जितनी ज़रूरत थी उसको मिल जाती थी। को छोड़ के जो कैपिटलिस्ट लोग हैं या जो पूंजीवादी लोग हैं, वो एक ये यूनिवर्सल इंटरडिपेंडेंसी पे चले आए हैं। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि जो कैपिटलिस्ट नेशन है वो एक तरीके से पूरी दुनिया को कनेक्ट करने के, ग्लोबलाइजेशन के नाम पे पूरी दुनिया को पूंजीवादी बना रहे हैं या पूंजीवादी में तब्दील कर रहे हैं, और बस कुछ कर नहीं रहे हैं, खुद इतने बड़े वो पूंजीवादी हैं कि छोटी छोटी कंट्रीज़ को निगल जाएंगे, उनका कल्चर हो, उनकी सोसाइटी हो, या कुछ भी हो। इस तरीके से ये लोग बात करें, तो इसके बारे में बात हुई है। अब इस पर्टिकुलर पार्ट में काफ़ी सारा डेटा दिया गया कि किस तरीके से 1950 की हम बात करें तो 31 मिलियन का जो एक्सपोर्ट था वो होता था, जो कि 5.34 ट्रिलियन का हो चुका है, इस तरीके से हो चुका है। फॉरेन जो कंपनीज़ हैं, अगर हम बस एक यूएस का एग्जांपल लेते हैं, तो यूएस की जो ट्रांस नेशनल कॉरपोरेशन जो होती है, यानी यूएस की कंपनी, सिंपल भाषा में समझते हैं, 80% जो है वो दुनिया में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, या अपनी सब्सिडरीज या ब्रांचेस खोल चुके हैं। सिंपली समझिए कि मैकडोनल्ड्स एक अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, जो खाना हमें देती है, ऑफ कोर्स बर्गर्स देती है। लेकिन आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, ऐसा नहीं होगा कि आपको मैकडोनल्ड्स
मेनली हर कंट्री में और हर थोड़े से बड़े से शहर में आपको मैकडॉनल्ड्स, केएफसी या सबवे मिल जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अमेरिका का कितना बड़ा मतलब कब्जा है। और अमेरिका है इसका एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारी यूरोप के देशों की भी जो कंपनीज है वो इस तरीके से दुनिया भर में वो अपना एक तरीके से अपने आप को फैलाए हुए हैं। तो इनके हेनरी के हिसाब से कि ग्लोबलाइजेशन वो नहीं है, इस सेंस में इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस सेंस में इम्पॉर्टेंट है कि यूएस उसको बना रहा है। अब एक ट्रेड का टॉक हुआ था, यानी व्यापार किस तरीके से होगा उस पर वार्ता हुई थी, जिसको हम दोहा डेवलपमेंट राउंड कहते हैं, जो जुलाई 2006 में हुआ था। तो इसमें प्रॉमिस किया गया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो गरीब कंट्रीज़ है दुनिया में, या जो उतनी डेवलप यानी पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाई हैं, विकासशील हैं, उनको हम थोड़ा, जो अमीर देश है जैसे कि अमेरिका हो गया, या ईयू कंट्रीज यानी यूरोपियन यूनियन की जो देश है, ठीक है। तो कमेंट में बताइए कौन कौन से यूरोपियन यूनियन में देश आती हैं। तो ये जो देश जो पहले से अमीर है, विकसित है, वो उन देशों की मदद करेंगे जो पहले से गरीब हैं, ठीक है। तो अब हाँ, तो गरीब कंट्रीज़ की हेल्प कैसे करेंगे? मान लीजिए कि एक गरीब देश है, कोई भी XYZ आप ले लीजिए, अफ्रीका का कहीं का भी, और उसने, वहाँ के लोगों ने गेहूँ उगाया, ठीक है। तो वो अमेरिका में जब गेहूँ भेजेंगे, जो अब पहले से अमीर कंट्री है, तो अमेरिका उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएगा। मान लीजिए कि 10 रुपये के गेहूँ है, अमेरिका ने टैक्स लगा दिया तो 14 रुपये का हो गया, और वहाँ के किसान 12 रुपये का बेच रहे हैं, तो लोग ऑफकोर्स अमेरिका का जो उगा है वहीं पर अमेरिका वाले 12 रुपये वाला ही खरीदेंगे ना, वो पागल थोड़ा कि 14 वाला खरीदेंगे। तो कहा गया कि इस तरीके से किया जाए कि जो बाहर के गरीब देश अपना सामान किसी अमीर देश में भेजते हैं, तो उसके ऊपर वो लोग सब्सिडीज लगा दें, मतलब उसको कम से कम पैसे में अपने मार्केट में उतारें। और जितने बैरियर के टैक्स होते हैं, मान लीजिए कि आप एंट्री कर रहे हो गेहूँ लेके अमेरिका में किसी भी गरीब देश है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स वगैरह ना लिया जाए। तो जो आपका 10 रुपये का गेहूँ आप बेच रहे थे, वो वहाँ जाके भी 10 ही रुपये का रहे, बढ़े ना उसका प्राइस, तो और लोग खरीदेंगे। फिर आपका इस तरीके से आप व्यापार करेंगे तो आपकी देश भी अमीर देश बन जाएगी। इस तरीके से हेल्प करने के लिए हुई। लेकिन ट्विस्ट कब आता है? जब सितंबर 2001 में अमेरिका के ट्रेड सेंटर पे जो हमला होता है। तो जिस तरीके से आपको पता है कि जो ये 9/11 होता है, या अमेरिका के ट्रेड सेंटर पे हमला जो होता है, वो दुनिया का वन ऑफ दी वर्स्ट आप समझ सकते हैं केस होता है, या टेररिज्म अपना मतलब बहुत ही बेकार रूप दिखाता है, बिकॉज वो इतनी बड़ी बिल्डिंग होती है, उसमें हज़ारों लोग मर जाते हैं, बहुत ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं। तब जो अमेरिका होता है, जो ये हमने प्रॉमिस किया होता है इसमें दोहा डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में, कि हम गरीब देशों की मदद करेंगे, तो अमेरिका कहीं ना कहीं उससे अपना पैर पीछे कर लेता है, बिकॉज वो अपनी ही प्रॉब्लम में फंस जाता है। और फिर इस्लामिक जो टेररिज्म फैलाते हैं वहाँ पे, जो बेसिकली अलकायदा होता है, उनके प्रति भी वहाँ अमेरिका में एक बहुत ही बेरुखी आ जाती है लोगों के प्रति, पूरे कम्युनिटी के प्रति। तो एक सिचुएशन बन जाता है वहाँ पे। तो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में पता लगता है कि जो ग्लोबल इनइक्वालिटी है वो 2001 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी दुनिया में बेसिकली क्या होता है कि इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, यानी अमीर देश अमीर हो रहे हैं, गरीब देश गरीब होते जा रहे हैं। और जो सोशल जस्टिस होती है वो यूनिवर्सल नहीं हो पाती, यानी सबको बराबरी मिलेगी, सबको जो न्याय है मिलेगा, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। एक लैरी एलियट अभी सर्वे करते हैं और पता लगता है कि सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है, कि आपके यहाँ पे लोकतंत्र हो, आप हर इंसान को ह्यूमन राइट्स मिले हो, मानवाधिकार मिले हो, इक्वालिटी हो, सब लोग बराबर हो। लेकिन ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा हेल्प नहीं करता पुअर देशों का, बिकॉज सिचुएशन भी हो जाती है 2001 वाली, जो उसकी वजह से पुअर कंट्री जो होती है वो और पुअर होती जाती है, और वहाँ के जो लोग होते हैं वो माइग्रेट करके अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं। बट फिर भी कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि अब इकोनॉमीज़ ओपन होने लगती हैं। अब इसका मतलब क्या है वो तो हम ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि आप अपने घर में हैं, आपके पापा जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप जो भी कुछ भी, मान लीजिए कि आप खेत से जो उगा के ला रहे हैं, तो आपके गांव के लोग खरीद रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि आप एक गांव में हैं, ठीक है। तो गांव में आप सेब बेचते हैं, ठीक है। आपके गांव के जितने भी लोग हैं, जब भी सेब की ज़रूरत पड़ती है वो आपसे लेके खरीदते हैं। अब क्या हुआ, और सिर्फ गांव वाले वहाँ पे काम करते हैं, अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। अब आपके गांव का जो क्लोज या बंद दरवाज़ा था उसको खोल दिया गया।
खोल दिया गया, तो यानी अब दूसरे गांव के लोग भी आके बाजार लगा सकते हैं, और एक की जगह अब 3 प्रकार के सेव या 3 लोग सेव बेचना शुरू कर दिए। तो क्या आप जितना पहले पैसा कमा पा रहे थे या जितना चैन से आप पहले थे, क्या आप रह पाओगे? वही सेम सिचुएशन होने लगी ग्लोबलाइजेशन से। क्या हुआ कि 80% जो दुनिया की पॉपुलेशन थी, वो एक तरीके के नॉन मार्केट इकोनॉमी में, या जिसका दरवाज़ा बंद हो इकोनॉमी में रहती थी 1950 तक। यानी हम भारत के लोग की अगर हम बात करें तो 1991 में हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन के लिए अपना दरवाज़ा खोला, वरना हमारे यहाँ पे कोई खास व्यापार वगैरह बाहर से नहीं हो रहा था, बाहर की कंपनीज आके भारत में कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन हमने 1991 में खोला। ऐसे ही सारे देश थे, चाइना का भी एग्जाम्पल है, उनकी भी क्लोज इकोनॉमी थी, उन लोगों ने दरवाज़ा बाहर के कंपनीज के लिए बंद रखा था, लेकिन धीरे धीरे सारी कंट्रीज़ ने अपने दरवाजे खोलने लगे। 87% कंट्रीज़ ने, या 80% वर्ल्ड पॉपुलेशन ने अपनी जो इकॉनमी है देश की, वो खोल दी 1995 तक। 1991 में हमने खोली और 1995 तक ऑलमोस्ट 87% कंट्रीज़ ने खोल दी थी अपनी जो अर्थव्यवस्था है बाहरी देश के लिए, यानी ग्लोबलाइजेशन के लिए। अब जब बाहर की कंपनीज आने लगी, अब मान लीजिए कि भारत में कोई बर्गर बेचता हो, वैसे तो पॉसिबल नहीं था, पर मान लीजिए कि बर्गर बेचता हो, अब वहाँ मैकडॉनल्ड्स जैसा बड़ा चेन आ गया हो पैसे वाला, तो उसके अंदर क्या फियर नहीं आएगा, डर नहीं आएगा, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी नहीं आएगी? और जब बाहर की कंपनीज आई अपने सामान बेचने लगे, तो हमारे देश में और पूरी दुनिया के देशों में अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब की कमी होने लगी उनके देश में, ठीक है, क्योंकि अब बाहर की कंपनीज भी आ रही थी और उनसे भी कंपटीशन करना था, कंपटीशन देश में बढ़ गया एक तरीके से हम बात करें तो, ठीक है। तो ये सिचुएशन हुआ। उसके अलावा इसका बैड इफ़ेक्ट क्या हुआ एक और, कि ब्रेन ड्रेन होने लगा, यानी जो अमीर कंट्रीज़ थी वहाँ पे लोग जाने लगे, जो पढ़े लिखे या लेबर इंटेंसिव जॉब वगैरह काम करते थे, या मैंने जैसे ब्रेन ड्रेन के बारे में बात किया है, तो वो डेवलप कंट्रीज़ में जाने लगे और अपनी कंट्री छोड़ने लगे, जो कि पहले से भी विकासशील थी, डेवलपिंग थी। उसके अलावा एक और बैड चीज़ क्या हुई, कि बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन की वजह से हथियार, ड्रग्स, इंसानों की ट्रैफिकिंग जो होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है, व्यापार जो हो गया, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन डिफरेंट होता है। इंटरनेशनलाइजेशन में क्या होता है कि दो कंट्रीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है चीज़ों के लिए, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में एक ग्लोबल स्पेस खुल जाता है जहाँ पे जो चाहे जिस तरीके से चाहे कुछ चीज़ें कर सकते हैं, यानी सब कुछ लार्ज स्केल पे हो जाता है और हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक फीचर एंथनी गिडन्स बताते हैं कि हमें ग्लोबलाइजेशन में देखने को मिलता है कि जो वेलफेयर, जन कल्याण राज्य होता है वो कम होने लगता है। अब इसके पीछे का इसका पीछे का सिचुएशन समझने की कोशिश करिए। जो लिबरल इकोनॉमी होती है, जो उदारवादी विचारधारा वाले या जो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी लोग होते हैं, वो विश्वास करते हैं कि जितना कम जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो मार्केट में इंटरफेयर करेगी, उतना ज़्यादा मार्केट अपने आप ग्रो करेगा। यानी वो चाहती है, अब मान लीजिए कि मार्केट है, ठीक है, वहाँ पे सब लोग सब कुछ बेच रहे हैं, लेकिन अमीर इंसान वहीं पे मॉल खोल लिया और अमीर इंसान कम दामों पे चीज़ें बेच रहा है, तो गरीब इंसान उसके सामने टिक नहीं पाएगा और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, तो अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा, ठीक है। तो एंथनी गिडन्स यहाँ बात कर रहे हैं कि इसके बाद मतलब ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट की वजह से ये जन कल्याण वाला राज्य जो है वो थोड़ा हमें कम होता हुआ दिखा, ठीक है।